अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आप लोगों को प्रोसेस बताने वाला हूँ पाकिस्तान से ग्रीक साइप्रस या रिपब्लिक ऑफ साइप्रस, यूरोपियन यूनियन वाला जो साइप्रस है उधर एज अ स्टूडेंट आने के लिए क्या रिक्वायरमेंट हैं और क्या प्रोसेस है। मैं वैसे स्पेशली पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि बाकी जो एशियन कंट्रीज़ हैं, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश वगैरह, वहाँ से भी आने का यही प्रोसेस है मेरे ख्याल में। तो बेसिकली जब हम लोग आते हैं साइप्रस एज अ स्टूडेंट, तो पाकिस्तान से हमारे लिए 5 रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको पूरा करना होता है। वो क्या क्या हैं और किस तरीके से प्रोसेस चलता है, मैं आप लोगों को अभी बताने की कोशिश करता हूँ। कोशिश मैं करूँगा कि मैं शॉर्टकट में बताऊँ, लेकिन फिर भी इतना भी मैं शॉर्टकट नहीं बता सकता कि आप लोगों को समझ ना आए क्योंकि वीडियो का जो मकसद है वो बेसिकली यही है कि आप लोग समझ जाएं और अपना प्रोसेस खुद कर सकें। अब जैसे मैं साइप्रस आया हूँ, तो मैंने किसी वीज़ा कंसल्टेंट या किसी से कोई रब्ता नहीं किया, खुद ही मैंने प्रोसेस किया और खुद ही सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए, खुद ही एडमिशन किया कॉलेज में और खुद ही आया। सिर्फ मैंने कॉलेज की फ़ीस पे की, वो भी मैं आप लोगों को आगे जाके बताऊंगा कि कितनी फ़ीसें और किस तरीके से पे होती है वगैरह वगैरह अच्छा, तो बेसिकली सबसे पहले बात कर लेते हैं जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं एज अ स्टूडेंट साइप्रस में आने के लिए। तो वो हैं बेसिकली 5 डॉक्यूमेंट्स, जिसमें से एक है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जो कि हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस अथॉरिटी होती है, वो इशू करती है। पाकिस्तान से बड़ी इजीली बनता है, एक दिन में पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बन जाता है। अगर आप लोगों को चाहिए हो कि पुलिस क्लियरेंस कैसे बनाते हैं, तो उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ। अच्छा, फिर आ जाता है दूसरे नंबर पे मेडिकल। मेडिकल में जो बेसिक टेस्ट्स हैं, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, सिफिलीज और चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे वो करते हैं TB देखने के लिए। तो ये मेडिकल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, मैंने बनवाया था डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल अपना, डिस्ट्रिक्ट स्वाबी का, वहाँ से बनवाया था। लेकिन इसमें एक ट्रिक है। असल में जो डॉक्यूमेंट हम तैयार करते हैं वो फिर बाद में फ़ॉरेन ऑफिस से और साइप्रस के कौंसलेट से अटेस्ट करवाने होते हैं। तो फ़ॉरेन ऑफिस मेडिकल तभी वो अटेस्ट करते हैं फ़ॉरेन ऑफिस वाले अगर उसके ऊपर लिखा हो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। तो जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल हमारा था, उसने जो मुझे इशू किया उसके ऊपर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिखा था। अगर ये सारे टेस्ट यही वाले 5 वाले उस पर मेंशन थे कि नेगेटिव हैं, लेकिन फिर भी उस पर नहीं लिखा था मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, तो फॉरेन ऑफिस वाले नहीं कर रहे थे। फिर मैंने खुद ही बाहर जाके उसी सर्टिफिकेट पर कंप्यूटर शॉप में जाके ऊपर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वाला प्रिंट किया। तो फिर वो फिर उन्होंने मुझे अटेस्ट करवा दिया फॉरेन ऑफिस ने। अच्छा, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बाद आ जाता है बैंक स्टेटमेंट और बैंक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर होता है। बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है 7,000 यूरोस का की 7,000 यूरो। अब जो भी यूरो का रेट होता है अप डाउन होता रहता है उसी के हिसाब से, और इसमें कोई 3 महीने या 1 महीना या 6 महीने की रिक्वायर्ड नहीं है। जस्ट बैंक में इतने पैसे होने चाहिए, बस 7,000 यूरो के इक्वल पैसे होने चाहिए। बेशक आप एक हफ्ते की कर लें। मैंने जो अपनी बैंक स्टेटमेंट बनवाई थी वो मैंने सिर्फ 20 दिन की शो की थी। मतलब 20 दिन पहले मैंने पैसे रखने शुरू किए, 20 दिन बाद कि मैंने निकलवा ली और वो वैलिड थी। और मैंने पूछा भी था कॉलेज से कि वैलिड है कि नहीं, उन्होंने कहा कि वैलिड है, इसमें कोई टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड नहीं है कि स्पेसिफिक 3 महीने या 1 महीने या 6 महीने की होगी। ठीक है, बहुत ईजी है ये प्रोसेस। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट और अकाउंट मेंटेनेंस लेटर के बाद आ जाता है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, जो कि बंदे के पास ऑलरेडी होते हैं। एजुकेशन रिक्वायरमेंट हर कॉलेज की अपनी अपनी हो सकती है, लेकिन नॉर्मली जो बैचलर लेवल के कोर्स हैं उसके लिए एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपका FA क्लियर होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। और मतलब मैट्रिक और FA या FAC जो भी है, इतनी आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। फिर आ जाता है आइल्ट्स। आइल्ट्स जो है इसमें आपके मिनिमम 5 बैंड होने चाहिए साइप्रस एज अ स्टूडेंट आने के लिए। तो इतना मुश्किल नहीं है, 5 बैंड लेना इतना मुश्किल नहीं है, मुझे तो मुश्किल नहीं लगा। मैंने कोई कोचिंग क्लासेस वगैरह कुछ भी नहीं ली,
खुद ही तैयारी की, यूट्यूब से वीडियोस देख के तरीका मैंने समझा, तैयारी की, आइल्स की बुक्स से खुद ही प्रिपरेशन की, तो मैं बड़े इजीली मैंने 6.5 बैंड ले लिए थे। ठीक है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं 5। अब प्रोसीजर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। प्रोसीजर ये है कि पुलिस क्लियरेंस, मेडिकल, बैंक स्टेटमेंट, अच्छा ये तीनों, आइल्स की अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं होती। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पर मैं एंड में आता हूँ। पुलिस पुलिस क्लियरेंस, मेडिकल और बैंक स्टेटमेंट जो हैं, ये तीनों डॉक्यूमेंट्स क्या करना होता है। पुलिस क्लियरेंस तो नथिंग, डायरेक्टली होता है फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट, किसी और जगह से अटेस्ट नहीं करना होता। मेडिकल जो है वो फॉरेन ऑफिस वाले तभी अटेस्ट करते हैं जब डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने उस पर अटेस्टेशन कर दी हो। मतलब आप मेडिकल बनवाएंगे किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, उसके बाद आप अपने एरिया का जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर है उसके ऑफिस में जाएंगे, वो अटेस्ट करेगा, उसके बाद फॉरेन ऑफिस करेगा। अगर उसने नहीं किया, फॉरेन ऑफिस नहीं करेगा। बैंक स्टेटमेंट जो है और अकाउंट, बैंक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, ये दोनों चीज़ें फॉरेन ऑफिस तभी अटेस्ट करता है जब इसके ऊपर अटेस्टेशन स्टैंप बैंक मैनेजर के नाम की हो, जिसके ऊपर बैंक मैनेजर का नाम लिखा हो, तभी फॉरेन ऑफिस अटेस्ट करेगा। अदरवाइज ये दोनों चीज़ें नहीं करेगा, और ये भी किसी और जगह से नहीं करनी होती, डायरेक्ट फॉरेन ऑफिस। लेकिन ये आप ध्यान करें कि बैंक से इशू करते वक्त बैंक मैनेजर के नेम की स्टैंप इसके ऊपर उधर से करवा लें। ठीक है, अब आ जाता है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। तो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस ये होता है, मैट्रिक और एफए या एफएससी की जो सनदें हैं, वो आपने सबसे पहले अपना जो कंसर्न बोर्ड है वहाँ से अटेस्टेशन करवानी है। ठीक है, बोर्ड जब करेगा उसके बाद IBCC, इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन, वहाँ से अटेस्टेशन करवानी है। जब ये दोनों जगह कर दें उसके बाद फॉरेन ऑफिस उनको अटेस्ट करेगा। फिर ये है कि अगर एक दफ़ा IBCC से अटेस्टेशन करवा ली हो, उसमें टाइम ज़्यादा गुजर गया हो, तो फिर IBCC दोबारा अटेस्टेशन करता है उसकी, तभी फॉरेन ऑफिस करेगा। अब मुझे ड्यूरेशन का पता नहीं एग्जैक्ट के 4 साल है कि पता नहीं कितना है। इसके बाद अगर दोबारा फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट करवानी है तो IBCC दोबारा करेगा। लेकिन लाइफ में IBCC सिर्फ 2 बार ही अटेस्टेशन करता है इन एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की। तीसरी दफ़ा IBCC से करवाने की ज़रूरत नहीं होती, और फॉरेन ऑफिस फिर डायरेक्ट अटेस्टेशन करता है। अगर फर्स्ट टाइम कोई कर रहा है तो जस्ट बोर्ड से वेरीफाई, और उसके बाद IBCC और फिर फॉरेन ऑफिस। ठीक है, अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स चारों, पुलिस, मेडिकल, बैंक स्टेटमेंट और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, ये जब तैयार हो जाएं, और जो कंसर्न जगह मैंने आपको एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में बताई, वो वहाँ से भी आप कर लें, तो फिर आप जाएंगे फॉरेन ऑफिस। हाँ, इस्लामाबाद जाने की ज़रूरत नहीं है। अपना जो कंसर्न फॉरेन ऑफिस है, जैसे पेशावर में है, कराची में है, शायद लाहौर में भी होगा, क्वेटा में भी शायद हो, वहाँ से भी आप करवा सकते हैं। फॉरेन ऑफिस आप जाएं, वहाँ से वो अटेस्ट करेंगे इनको। बहुत ही कम फीस होती है उनकी, और एक दिन में हो जाते हैं नॉर्मली, वो करवा लें। फिर उसके बाद क्या करना है कि जो साइप्रस जो का कंसुलेट है कराची में, पहले इस्लामाबाद में था, पिंडी में, लेकिन अभी वो फंक्शनल नहीं है, तो आप लोगों ने जाना है फिर कराची कंसुलेट। जाने की भी ज़रूरत नहीं होती, अगर कोई आपका कराची में है तो आप उसके नाम पर अथॉरिटी लेटर बनवा सकते हैं कि भाई इस काम के लिए मैं फ़लाँ बंदे को अथॉरिटी देता हूँ, उसका ID कार्ड और सारा कुछ मेंशन कर लें। ठीक है, वो आपके बिहाफ पे जा सकता है कराची कंसुलेट, उधर वो अटेस्टेशन करवा देगा। लेकिन मैं तो खुद गया था कराची कंसुलेट, तो उधर जाके मुझे पता चला कि फॉरेन ऑफिस आजकल एक स्टिकर लगाता है, स्कैन बार कोड होता है, वो कंसुलेट वाले उनके पास सॉफ्टवेयर होता है मोबाइल में, वो उसको स्कैन करते हैं तो फॉरेन ऑफिस का सारा रिकॉर्ड उधर आ जाता है कि ये फॉरेन ऑफिस ने किए हैं या इन्होंने खुद ही अपनी तरफ से स्टिकर लगा लिया है। तो आप कोशिश करें कि ओरिजिनली करें, क्योंकि बाद में वो कराची कंसुलेट में पकड़े जाएंगे अगर आपने बोगस कोई फेक स्टैंप लगाई है तो फॉरेन ऑफिस की। ठीक है, वो आपसे नॉर्मली ले लेते हैं और टाइम आपको देते हैं दोबारा फिर कुछ कुछ हफ्ता 2 हफ्ते, डिपेंड करता है कि उधर रश कितना है। ठीक है, वो आपको फिर वापस कर देंगे।
जब वो आपको वापस कर देंगे तो भी आपके बिहाफ पे कोई और बंदा रिसीव कर सकता है, लेकिन आपको फिर दोबारा उसके नाम पे एक लेटर बनवाना होगा, अथॉरिटी लेटर, जिसमें ये लिखा होगा कि भाई मेरे बिहाफ पे मेरे डॉक्यूमेंट, उसकी रिसीप्ट जो आपको देते हैं ना सबमिशन के टाइम, वो रिसीप्ट नंबर भी लिख लें कि भाई ये रिसीप्ट नंबर है और इस डेट को मुझे वापसी का कहा था, तो फलां बंदा मेरी जगह पे रिसीव कर सकता है, तो वो कोई और बंदा आपकी जगह पे उसको रिसीव कर सकता है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट जब तैयार हो जाएं तो आइलेट्स की अटेस्टेशन की किसी जगह से ज़रूरत नहीं होती, वो भी आप साथ में लगा लें। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने सारा डॉक्यूमेंट स्कैन करके कॉलेज को भेजने हैं एडमिशन के लिए। कॉलेज फिर वो आपकी एप्लीकेशन, जिस कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं वो एनालाइज करता है। अगर तो अ, आप पूरा उतरते हैं रिक्वायरमेंट पे तो वो आपका एडमिशन इशू करते हैं कोर्स में। ठीक है, और साथ में वो क्या करते हैं, आपको इनवॉइस भी एक पेमेंट का इशू करते हैं, क्योंकि कॉलेज की 1 साल की जो फ़ीस होती है वो एडवांस में पाकिस्तान से भेजनी होती है बैंक के थ्रू, बैंक ट्रांसफ़र। तो ये एडमिशन लेटर और वो कॉलेज की जो जो फ़ीस है उसका इनवॉइस आपको कॉलेज ईमेल करता है। आप उसके प्रिंट निकाल के बैंक जाते हो और अपने अकाउंट से जो आपने बैंक स्टेटमेंट बनाई होती है ना, वो पैसे पड़े होते हैं अकाउंट में, उसी से वो बैंक वाले फिर आपकी फ़ीस ट्रांसफ़र करते हैं। 1 दिन में हो जाती है फ़ीस ट्रांसफ़र और आपको वो रिसिप्ट इशू करते हैं फ़ीस ट्रांसफ़र की। जब कॉलेज फ़ीस पहुंचती है तो कॉलेज वाले आपको इधर पेमेंट की रिसिप्ट वो आपको ईमेल करते हैं, आप वो उसकी भी निकलवा लेते हैं, प्रिंट उसका निकलवा लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं। ठीक है, आपके पास पेमेंट की 2 रिसिप्टें आ जाती हैं, एक पाकिस्तान से बैंक से आपको इशू होती है, एक कॉलेज वाले आपको इधर से भेजते हैं। लेकिन अब ये ध्यान करना है, अच्छा अब क्या होगा, अब ये होगा कि कॉलेज आपको कहेगा कि सारे जो डॉक्यूमेंट हैं ये आप ओरिजिनल डीएचएल के थ्रू, वो आपको अपना एड्रेस देंगे और वो कहेंगे कि आप ये डीएचएल के थ्रू हमें भेज दें, क्योंकि साइप्रस में वीज़ा प्रोसेस होता है साइप्रस में, उधर कंसुलेट में नहीं होता पाकिस्तान में। ठीक है, कंसुलेट में सिर्फ आप डॉक्यूमेंट के अटेस्टेशन करवाते हैं, तो आपने फिर डीएचएल के थ्रू कॉलेज को भेजने हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नोट करने की है कि आपने जब भेजने हैं तो आप सारे डॉक्यूमेंट कलर स्कैन अप एंड फ्रंट और बैक साइड दोनों हर डॉक्यूमेंट के, क्योंकि बाज़ डॉक्यूमेंट्स के बैक साइड पे अटेस्टेशन स्टैंप लगी होती हैं, तो फ्रंट और बैक दोनों आपने स्कैन करनी है, अपने पास स्कैन पीडीएफ में सेव भी कर लें और एक एक कापी भी अपने पास रख लें, क्योंकि रिक्वायरमेंट ये है कि जब आप साइप्रस आएंगे फिर एयरपोर्ट से हो सकता है कि वो यही डॉक्यूमेंट आपसे देखें। मुझसे तो नहीं देखे, लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं कि वो डॉक्यूमेंट दिखाओ, तो उनकी मतलब फ़ोटो कापी दिखाओ, ओरिजिनल तो इधर होते हैं साइप्रस में, आने के बाद फिर मिलते हैं बंदे को। अच्छा, तो अपने पास वो फ़ोटो कापी रख लें और सारा डॉक्यूमेंट जो है डीएचएल के थ्रू भेज दें। अब यहाँ पर भी पाकिस्तान में स्कैम होता है कि बाज़ लोकल एजेंट होते हैं, वो डीएचएल आपसे मुनाफा कमाते हैं, डीएचएल के एजेंट नहीं होते, कहते हैं कि हम डीएचएल वाले हैं। नॉर्मली लिपर्ड या टीसीएस के ऑफिस में बैठा होता है बंदा, वो आपसे 1-2 हज़ार एक्स्ट्रा ले लेता है और रिसीप्ट उसी वक्त आपको इशू नहीं करता, बल्कि वो कहता है कि अगले दिन रिसीप्ट आएगी। वो क्या करता है, यही आपके डॉक्यूमेंट डीएचएल का जो मेन ऑफिस होता है प्रोविंशियल कैपिटल में नॉर्मली, तो वहाँ पर वो टीसीएस के थ्रू या लिपिड के थ्रू सेंड करता है और अगले दिन उधर पहुँचते हैं, वो फिर आगे सेंड करते हैं। तब जब वो सेंड करते हैं तब रिसिप्ट इशू करते हैं, फिर रिसिप्ट इसको आती है, ये फिर आपको दे देता है। तो ऐसे बंदा कैसे एतबार कर ले अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बिना रिसिप्ट के किसी के हवाले कर दे। मेरे साथ भी एक बंदा मुझे मिला था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे ऑन द स्पॉट रिसिप्ट चाहिए, तभी मैं भेजूँगा। फिर उसने कहा कि वो तो आपको पेशावर जाना होगा, पेशावर हमसे दूर था, लेकिन मैंने कहा दूर ही सही। फिर मैं पेशावर गया और फिर मैंने उधर डीएचएल का जो मेन ऑफिस था उधर से भेजे, उसी टाइम उन्होंने मुझे रिसिप्ट इशू की और डॉक्यूमेंट 3-4 दिनों के अंदर अंदर पहुंच जाते हैं साइप्रस। यूरोप के लिए उनकी सर्विस यही है, 3-4 दिन के अंदर अंदर जब इधर पहुंचेंगे फिर कॉलेज वाले आपको बता देंगे कि आपके डॉक्यूमेंट आ गए हैं। अब आपका काम ख़त्म हुआ। कॉलेज वाले आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और सारा कुछ लेके माइग्रेशन डिपार्टमेंट के पास जाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि माइग्रेशन डिपार्टमेंट से पहले वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन साइप्रस में आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, उधर से वो अप्रूव करते हैं कि हाँ भाई एलिजिबिलिटी इसकी ठीक है।
फिर जब वो डिपार्टमेंट आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अप्रूव करता है, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वाले जब अप्रूव करते हैं ना, उसके बाद फिर वो माइग्रेशन डिपार्टमेंट में आपकी फ़ाइल सबमिट होती है। नॉर्मली माइग्रेशन डिपार्टमेंट में तकरीबन 2 महीने लगते हैं, 45 डेज़, 1 महीना 45 डेज़ या 2 महीने तक लगते हैं। मेरे तकरीबन 2 महीने लगे थे। तो यहाँ से आपको एक ब्लू कलर का एंट्री परमिट इशू होता है साइप्रस से। जिस दिन वो इशू होगा उसी दिन या अगले दिन कॉलेज वाले आपको ईमेल करेंगे, आपने वो प्रिंट आउट कर लेना है। अब पाकिस्तान के लिए रिक्वायरमेंट ये है कि आप उस एंट्री परमिट के थ्रू डायरेक्ट साइप्रस ट्रेवल नहीं कर सकते। आपने क्या करना है, आपने वही वाला एंट्री परमिट जो इधर साइप्रस से इशू हुआ है वो, और अपना ओरिजिनल पासपोर्ट जो कि आपके पास होगा। जब साइप्रस आप डॉक्यूमेंट भेजते हैं तो अपना ओरिजिनल पासपोर्ट नहीं भेजते, वो आपके पास होता है। अच्छा, ये ओरिजिनल पासपोर्ट और वो एंट्री स्लिप जो साइप्रस से आपको इशू हुआ है वो, पासपोर्ट की 2 कलर फोटो कापीज़ और एंट्री परमिट की 1 कलर कापी, और जो है वो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म साइप्रस वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, वो नेट से मिलता है वहाँ, वो आपने डाउनलोड करके फिल कर लेना है, ठीक है। और उसके ऊपर पिक्चर भी लगती है, पासपोर्ट साइज़ वाइट बैकग्राउंड, वो भी आपने लगा देनी है। ये वाली चीज़ें आपने खुद कराची कंसुलेट लेके जानी है, या किसी और के थ्रू अथॉरिटी लेटर भी बना के उसको भेज सकते हो। अगर कराची में कोई आपका है, वो भी आपके बिहाफ पे जमा कर सकता है कंसुलेट। वो कंसुलेट जाएगा, कोई अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती। साइप्रस कंसुलेट बंदा डायरेक्टली जाता है, उधर भी रश इतना नहीं होता, बंदा इजीली जाके वो ये आप चीज़ें सबमिट करेंगे तो वो आपको 1 हफ्ते का टाइम देंगे। क्योंकि जब इधर से एंट्री परमिट इशू हो गया तो फिर वीज़ा रिफ्यूज़ होने के कोई चांसेस नहीं है। साइप्रस कंसुलेट जो है वो वीज़ा इशूइंग अथॉरिटी नहीं है, बल्कि वो एक ऑनरेरी कंसुलेट है। वो जस्ट ऑर्डर को फॉलो करते हैं और उनको यहाँ से ऑर्डर मिला होता है कि ये बंदा साइप्रस आ सकता है, इसलिए वो जस्ट आपसे डॉक्यूमेंट लेके, ये वाली जो मैंने आपको चीज़ें बताई, ओरिजिनल पासपोर्ट और बाकी, ये लेके आपको 1 हफ्ते बाद रिटर्न डेट देते हैं। और वो क्या करते हैं, वो आपका एक तो पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर वीज़ा लगाते हैं, और उसकी वैलिडिटी उतनी होती है जितनी कि एंट्री परमिट की होती है जो साइप्रस से इशू होता है। वीज़े की वैलिडिटी उतनी ही होती है, और नॉर्मली 3 महीने का एंट्री परमिट होता है, और वीज़ा भी आपको उन्हीं डेट का मिलता है जो एक्सपायरी वर्क परमिट की उसकी हो, एंट्री परमिट की। अच्छा, फिर वो आपका जो यहाँ से एंट्री परमिट इशू हुआ होता है, जिसकी आपने 1 कलर का भी जमा की होती है पासपोर्ट के साथ, उसके ऊपर एक स्टैंप लगाते हैं कंसुलेट वाले, साइप्रस वाले, कि ये ऑथेंटिक है। और आपको एक और लेटर इशू करते हैं जिसको कहते हैं इमिग्रेशन लेटर, FIA जो है पाकिस्तान का, उसके नाम एक लेटर इशू करते हैं कि भाई हम इस बंदे की ऑथेंटिसिटी को मतलब इसकी गारंटी देते हैं कि ये सब कुछ ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें, और आपका जो ओरिजिनल वो कलर पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी भी आपने साथ में लगाई होती है, उसके ऊपर भी एक स्टैंप लगाते हैं। अब फ़ीस कितनी है, जो स्टिकर वीज़ा होता है उसकी फ़ीस है 28,000 रुपये पाकिस्तानी, और जो आपको इमिग्रेशन लेटर इशू करते हैं FIA के लिए जो कि एयरपोर्ट में काम आता है, उसकी 5,000 होती है। टोटल 32,000 रुपये आपको जमा करने होते हैं, और आपको ये 3 चीज़ें मिल जाती हैं। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने जस्ट टिकट लेना है। ये चीज़ें आपके पास आ गई तो आपने फिर जस्ट टिकट लेना है। टिकट जो है कतर एयरलाइन सबसे सस्ता है, इस्लामाबाद से उसकी फ़्लाइट है, वो 1,70,000 का लगभग था अभी जब मैं आ रहा था दिसंबर में। और उसके बाद लेकिन उसमें वेट आपको 25 केजी ला होता है। और इसके अलावा है गल्फ़ एयरलाइन की फ़्लाइट, उसमें स्टे तो होता है 7-8 घंटे, लेकिन उसमें वेट इसके डबल तकरीबन अलाउ होता है। 23 केजी के 2 बैग आपको अलाउ होते हैं। तो मैं फिर गल्फ़ एयरलाइन से आया, उसकी वीडियो मेरी पड़ी है यूट्यूब चैनल पे, आप लोग मेरे चैनल से उधर देख सकते हैं। तो ये था सारा प्रोसेस। फिर आप इधर आते हैं, और इधर आके क्या होता है वो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और किसी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट कॉलेज से रब्ता कर सकते हैं और ख़ुद ही अपना प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऑथेंटिक कॉलेज नहीं पता, तो मैं जिस कॉलेज में हूँ, कासा कॉलेज, ये तो ऑथेंटिक है।
मैंने अपना प्रोसेस खुद ही किया इसी कॉलेज के थ्रू और इधर से आया। इसके अलावा यहाँ पर और कॉलेज हैं जैसे कि लिद्रा कॉलेज है, CDA कॉलेज है, अमेरिकन कॉलेज है। ये सारे कॉलेज ठीक हैं, आप इनमें से किसी कॉलेज भी आ सकते हो। अच्छा, एक बात ये कि आपको 2000 यूरो शो मनी भी लेके आनी होती है। जब आप साइप्रस एयरपोर्ट पे पहुंचते हो तो बाई लॉ आपसे पूछ सकते हैं कि आपके पास 2000 यूरो शो मनी है कि नहीं है। कई दफ़ा पहले मेरे नॉलेज में आया था कि कई लोगों के पास शो मनी नहीं थी और उनको एयरपोर्ट से ही वापस भेजा है। टिकट रिटर्न ज़रूरत नहीं है, सिंगल वे टिकट पे आप लोग आ सकते हो, लेकिन 2000 यूरो शो मनी आपके पास होनी चाहिए। और मैं फिर इसके बारे में एक और वीडियो बनाऊंगा यहाँ आने के बारे में, और रास्ते में क्या क्या हो सकता है, पाकिस्तान की जो FIA है वो क्या मसला कर सकती है, उसे कैसे टैकल करना चाहिए, सारी चीज़ें मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। अभी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो इंशाल्लाह राब्ते में रहिए। आप लोगों को मैं साइप्रस के बारे में कई वीडियोस बनाऊंगा, यहाँ पर काम के हालात, यहाँ पर इनकम कितना है, सारा कुछ मैं आप लोगों को फिर आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा। सेटलमेंट के क्या चांस है, आगे जाने के बारे में क्या रास्ते हैं लीगली, यहाँ से आप किधर जा सकते हो। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ से लीगली आप कहीं भी मूव कर सकते हो, किसी भी शेंजन कंट्री में बहुत इजी है साइप्रस से आगे जाना। तो और काम भी यहाँ पर बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह आगे वीडियोस में फिर आप लोगों को मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। अब तक के लिए इतना ही, तो दुआ में याद रखिए और इंशाल्लाह चैनल के थ्रू आप लोगों से मुलाकातें होती रहेंगी और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके यार दोस्त कोई हों जो कि इस तरह के मालूमात के बारे में इंटरेस्टेड हों, तो उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे भी कुछ सब्सक्राइबर चाहिए। और थैंक यू वेरी मच मुझे देखने के लिए, मुझे बर्दाश्त करने के लिए। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।